हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिए। मैं स्निग्धा। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 9 प्लांट प्रोटेक्शन एंड टेक्निक की। ये चैप्टर 6 है जो कि एग्रीकल्चर पेपर 2 से बिलोंग करता है। चैप्टर यूपीएससी ऑप्शनल पेपर की, और इसमें हमने ऑलरेडी 5 सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एपिडेमियोलॉजी एंड फोरकास्टिंग ऑफ मेजर क्रॉप पेस्ट एंड डिजीजेस। एपिडेमियोलॉजी क्या है और फोरकास्टिंग भी क्या होता है, और डिजीज जो क्रॉप में जो पेस्ट एंड डिजीजेस लगता है उसमें फोरकास्टिंग की कितना इंपॉर्टेंस है, एपिडेमियोलॉजी की कितनी इंपॉर्टेंस है, और कुछ देखेंगे एग्जाम्पल के साथ कुछ मेजर क्रॉप एंड पेस्ट डिजीजेस को किस तरह से फोरकास्ट किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करते। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, फोरकास्टिंग क्या होता है, जो क्रॉप पेस्ट की फोरकास्टिंग होती है, फिर की कंसेप्ट कुछ देखेंगे जो जिसमें हम एपिडेमिक की हिस्ट्री भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, और फोरकास्टिंग कुछ मेथड्स वगैरह है, क्या क्या मेथड्स यूज़ किया जाता है, और कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि डिजीज डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, तो थोड़ा लेंदी हो सकता है लेकिन आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले तो है एपिडेमियोलॉजी को समझते हैं। एपिडेमियोलॉजी होता क्या है, ठीक है। पहले डेफिनेशन है ये कि एपिडेमियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ डिजीज डेवलपमेंट इन पॉपुलेशन। नॉर्मली पॉपुलेशन में जो भी एनिमल हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, कहीं पे भी जहाँ पे डिजीज की जो स्टडी होती है, किस तरह की डिजीज डेवलपमेंट होती है, उसकी जो स्टडी को बोला जाता है एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। इसका मेन फोकस जो होता है, ये फोकस करता है, इट इज ए स्टडी ऑफ रेट ऑफ पैथोजन। पैथोजन की रेट कितना है, इसमें इसको स्टडी किया जाता है, जो कि डिटरमाइन करता है इट्स कैपेसिटी टू स्प्रेड एंड डिजीज इन ए पॉपुलेशन एंड द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस देम। एक पैथोजन, मान के चलिए अभी हम कोविड-19 के पैंडेमिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मैं क्रॉप के बारे में नहीं चाहती हूँ। एक एनिमल हमारे जो ह्यूमन किंगडम में फैला हुआ था। तो कोविड-19 जब फैला तो इसकी पैथोजन क्या कौन थी, एक वायरस थी, ठीक है। वायरस हो गया एक पैथोजन, तो इसकी रेट ऑफ पैथोजन कितने रेट में वो फैला, और इसकी कैपेसिटी क्या थी स्प्रेड करने की, और ये जो पॉपुलेशन में ये फैला, क्या फैक्टर था जो जिसकी इन्फ्लुएंस में ये बढ़ा। ये हर एक चीज़ को स्टडी करना होता है एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। मैं क्रॉप के बारे में, ये तो हो गया एनिमल के बारे में, मैंने मतलब जो हमारे ह्यूमन किंगडम, ह्यूमन के अंदर वो फैला हुआ। लेकिन जो प्लांट में भी इसी सेम पैटर्न में जो भी हम पढ़ रहे हैं, कौन सी पैथोजन स्प्रेड कर रहा है, किस रेट पे वो स्प्रेड कर रहा है, और उसकी कैपेसिटी क्या है, कौन से ऐसे फैक्टर है जिसके वजह से वो इन्फ्लुएंस होकर इतना स्प्रेड कर रहा है, ये सबको पढ़ना ही इसका मेन फोकस होता है। और इसकी पर्पस क्या होता है, ये पढ़ने के बाद हम ये कर सकते हैं कि हम जो भी क्वेश्चंस ऊपर पूछे यहाँ पे कि कौन सी रेट में हुआ, किस तरह की फैक्टर्स हुआ, ये सारे क्वेश्चन के आंसर हमें मिल जाता है, पहले तो बात है। और ये हेल्प्स इन आंसरिंग एंटर क्वेश्चंस बाय डिस्क्राइबिंग डिजीज डेवलपमेंट पैटर्न ड्यूरिंग द सिंगल सीजन एंड फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो एक सीजन में इसका पैटर्न क्या होता है, और एक ईयर से दूसरे ईयर पे इसका स्प्रेडिंग किस तरह की पैटर्न में होता है। और एक चीज़ ये होता है, इसके पढ़ने के बाद हम ये जान सकते हैं इसको कंट्रोल कैसे किया जा सके, ठीक है। कौन से फैक्टर के वजह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह की मेजर्स हम ले सकते हैं, फोरकास्ट करने में हमें इजी होता है। तो इसी वजह से एपिडेमियोलॉजी पढ़ा जाता है। समझ में आ गया। तो हिस्ट्री में ये एपिडेमिक एक बहुत बड़ी रोल निभाते हुए, जब आप हिस्ट्री को देखेंगे तो आयरिश पोटैटो फेमिन एक आया था 1845 में से लेकर 1846 इसी साल में ये आया था, एक साल तक रहा। ये जो चीज़, जो पैथोजन था, इसका नाम था फाइटोप्थोरा, जिसको लेट ब्लाइट एपिडेमिक ऑफ पोटैटो बोलते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा हिस्ट्री में। तो ये पोटैटो फेमिन जब आता है, क्रॉप को एकदम ख़राब कर देता है, प्रोडक्शन एकदम जीरो कर देता है, जिसके वजह से दुर्भिक्ष पड़ जाता है, ठीक है। सेकेंड एक आया था बंगाल फामिन, जो था 1943, जिसके जब ब्रिटिश हमें रूल कर रहे थे तभी ये आया था, और जिसके बाद काफ़ी हल्ला मचा था, क्योंकि
लोग एकदम बहुत सारे मर गए थे और खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर ब्रिटिश रूल हमें इस तरह से कर रहे थे, फिर वार भी चल रही थी। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन तभी वर्ल्ड में था, पर्टिकुलरली हमारे इंडिया में भी था। ये जो चीज़ें हुआ था ये कॉज्ड बाय कोलियोबोलस, ठीक है, कोकिलोबोलस, जिसको ब्राउन स्पॉट एपिडेमिक ऑफ राइस बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों हिस्ट्रिकल एपिडेमिक है जिसमें हम अंदाज़ा लगा सकते हैं एपिडेमियोलॉजी का इम्पोर्टेंस कितना है, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी के बाद हम दोस्तों पढ़ेंगे कि डिजीज़ फोरकास्टिंग क्या होता है, पर्टिकुलरली प्लांट डिजीज़ फोरकास्टिंग। तो डेफिनेशन ये है इसका, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रेडिक्टिंग द ऑकरेंस ऑफ प्लांट डिजीज इन ए स्पेसिफिक एरिया इन एडवांस। एक जगह पे मतलब एडवांस में अगर एक वक्त पे मान के चलिए नवंबर दिसंबर में कुछ डिजीज़ लगने वाला है प्लांट में, तो हमें पहले से ही पता चल जाता है और ऑकरेंस पता चल जाता है कितने ऑकरेंस में लगेंगे ये प्लांट डिजीज एक स्पेसिफिक एरिया में, और एडवांस में हम जो पता चलता है तो इसको बोलते हैं डिजीज प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग, ठीक है। इसका गोल यही होता है कि टू एंटिसिपेट एंड प्रिपेयर फॉर पोटेंशियल डिजीज आउटब्रेक और एस्केलेशन इन डिजीज इंटेंसिटी एनेबलिंग प्रोएक्टिव मेजर्स टू मिटिगेट लॉसेस। कि हमें ये इसका यही गोल होता है कि हमें जो पोटेंशियल डिजीज आउटब्रेक, मान के चलिए अगर इस बार ठीक से टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो गया या फिर इस बार बहुत ज़्यादा रेन हो गया या फिर रेन बिल्कुल नहीं हुआ, तो डिफरेंट कंडीशंस के लिए एनवायरनमेंट के डिफरेंट डिफरेंट डिजीज आउटब्रेक्स होते हैं। कभी ब्राउन स्पॉट हो जाता है, कभी लेट ब्लाइट हो जाती है, कभी जो कीड़े बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। तो कौन से कीड़े कौन से सीजन में कौन सी एनवायरमेंटल फैक्टर में ज़्यादा इंटेंसिटी में बढ़ते हैं, ये हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि हमने पढ़ रखा है इसके बारे में एपिडेमियोलॉजी में। तो क्या होता है फोरकास्टिंग से हम जो फोरकास्टिंग करते हैं तो हमें पता चल जाता है इस बार एनवायरनमेंट की कंडीशन इसी तरह से है या फिर फैक्टर ये है, इसी वजह से बहुत सारे आउटब्रेक्स हो सकते हैं डिजीज आउटब्रेक। और इसको मिटिगेट करने के लिए और क्रॉप की लॉसेस को मिटिगेट करने के लिए हमें डिजीज फोरकास्टिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। हम टाइमली मेजर्स अगर ले जाएं या फिर एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमने कुछ मेजर्स ले लिए तो शायद हम इस चीज़ को मिटिगेट कर पाएंगे। तो रिक्वायरमेंट क्या होता है प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग की? रिक्वायर होता है कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स अलॉन्ग विद इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम रिसोर्स एंड फंड्स। हमें सबको मिलकर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स देना होगा गवर्नमेंट को, क्योंकि जो भी फोरकास्टिंग एजेंसी कर रही है एक मीडियम के माध्यम से ही एक एजेंसी तो करेगी ना। तो एक इंस्टीट्यूशन जो भी करेगी वो गवर्नमेंट और फार्मर्स और जितने सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और प्राइवेट एम्प्लॉयज़ जितने सारे जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो सबको मिलके कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स देने होंगे पहले तो। और सेकेंड है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, हमें टाइम देकर ये सारी चीज़ों को एनालाइज करनी है, इसके ऊपर प्लान बनानी है, रिसोर्सेस भी हमें अच्छी खासी लगानी है और फंड्स के बिना ये सारी चीज़ें करना भी बहुत मुश्किल है। दे सर्व एज ए वैल्यूबल टूल फॉर द टाइमली एप्लीकेशन ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट। कौन सी केमिकल ट्रीटमेंट को हम टाइमली अप्लाई करें ताकि हम डिजीज आउटब्रेक को रोक सकते हैं, ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो हिस्ट्री में एक बार ये हुआ था कि अर्लीस्ट वार्निंग सर्विस फॉर ग्रोयर्स, जो भी ग्रोयर्स थे जो कि ग्रेप वाइन ग्रो कर रहे थे, उनमें एक डाउनी मिल्ड्यू, आपको पता है ग्रेप वाइन में डाउनी मिल्ड्यू सिम्टम दिखता है, एक डाउनी मिल्ड्यू डिजीज होता है। तो उसको पहले ही फोरकास्टिंग किया गया था फोरकास्टिंग प्रोग्राम के अंतर्गत इन फ्रांस, जर्मनी एंड इटाली इन 1920s में, जिसके बाद ये था पहला फोरकास्टिंग स्कीम के अंदर पहली फोरकास्ट, जिसके बाद बहुत सारे डिजीज आउटब्रेक रुक गए थे और बहुत सारे लॉसेस होने में फार्मर्स रोक पाए इस चीज़ों को। तो वेरियस मेथड्स फॉर डिजीज फोरकास्टिंग अवेलेबल फॉर डिफरेंट प्लांट डिजीजेस। डिफरेंट प्लांट के लिए डिफरेंट फोरकास्टिंग मेथड्स रहती है, डिफरेंट फोरकास्टिंग चीज़ें अवेलेबल होती है, टूल्स भी अवेलेबल होती है। तो चलिए हम एक एक करके सब कुछ पढ़ते हैं। तो डिजीज फोरकास्टिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है? पहले तो हमें नॉलेज होनी चाहिए एपिडेमियोलॉजी के बारे में। एपिडेमियोलॉजी मतलब अगर कुछ डिजीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, अगर एक क्रॉप है, मान के चलिए राइस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, राइस में कौन कौन सी सीजन पे ईयर मतलब थ्रू आउट द ईयर कौन कौन सी डिजीजेस लगते हैं, कौन कौन सी पेस्ट लगते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जो एंटोमोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं और जो पैथोलॉजी के स्टूडेंट हैं, उन सबको ये सारी चीज़ों के विषय में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाकर उनको इन सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन देना भी होगा फार्मर्स को या फिर इंस्टीट्यूट में रिसर्च करना होगा। तो
एपिडेमियोलॉजी इसी वजह से हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड चीज़ ये ज़रूरी है कि एलिमेंट्स ऑफ एन एपिडेमिक, एपिडेमिक की एलिमेंट क्या है और इस कंस्टिट्यूएंट क्या है, कौन सी फैक्टर्स के लिए एपिडेमिक ज़्यादा होता है, कौन सी मेजर्स हम ले सकते हैं, ये सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। तो पहले कौन-कौन सी फैक्टर देखते हैं एपिडेमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। पहले तो ससेप्टेबल होस्ट, जिस चीज़ पे होस्ट मतलब क्या है, यहाँ पे हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी प्लांट है होस्ट, क्योंकि प्लांट में लगते हैं पैथोजन कि कितना ससेप्टेबल है, ससेप्टेबल होस्ट कितना है, ससेप्टेबल है एक डिजीज़ के लिए, कौन सी फैक्टर इसमें काम करता है। पहले फैक्टर है ससेप्टेबल होस्ट। सेकंड है वायरुलेंट पैथोजन, जो पैथोजन कितना वायरुलेंट है, कितना आक्रामक है, इसके बारे में ये फैक्टर बहुत काम करता है। फिर फेवरेबल एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट अगर अनफेवरेबल हो जाता है तो एक क्रॉप्स की डेवलपमेंट के लिए तो डिजीज़ आउटब्रेक बनती है। फिर ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन भी इसमें काफ़ी हद तक एक अहम हिस्सा निभाता है डिजीज़ आउटब्रेक के लिए। इस 4 फैक्टर को कंबाइनली जब हम कंबाइन करेंगे, इसको डिजीज़ टेट्राहेड्रन बोलते हैं। ये इस तरह की पैटर्न में आता है डिजीज़ टेट्राहेड्रन। यहाँ पे ह्यूमन भी इंटरफेयर करेगा, होस्ट भी, एक होस्ट फैक्टर भी काम करता है, पैथोजन फैक्टर, एनवायरनमेंट फैक्टर, ठीक है। और टाइम फैक्टर तो है ही, क्योंकि टाइमली सब कुछ अगर आप नहीं करेंगे, आप नॉर्मली देख लो, अगर टाइमली एक शेड्यूल के साथ आप सब कुछ नहीं करोगे तो आपके बॉडी भी काम करना बंद कर देगा। इसी वजह से सब कहते हैं ना, टाइम मेंटेन करो, एक डिसिप्लिन मेंटेन करो, हर एक चीज़ टाइमली करो जो प्रेडिक्ट किया गया है ऑलरेडी। हम टाइमली नहीं करते, इसी वजह ठीक से खाते नहीं हैं, ठीक से सोते नहीं हैं, जो जब मन किया कर लेते हैं, तो बहुत जल्दी डिजीजली अफेक्टेड भी हो जाते हैं हम। उसी पैटर्न पे क्रॉप भी काम करता है, ठीक है। तो पहला जो फैक्टर है वो है होस्ट फैक्टर। होस्ट फैक्टर में पहले हम देखेंगे ससेप्टेबिलिटी, कितना प्रिवेलेंस ऑफ ससेप्टेबल प्लांट वेराइटीज इन द स्पेसिफिक एरिया। एक स्पेसिफिक एरिया में, एक क्रॉप प्लांट में हमें जो प्लांट वेराइटीज लगा है वो पैथोजन के लिए कितना ससेप्टेबल है, कितना प्रिवेलेंट है, ये सारी चीज़ों फास्ट देखना होता है। ये फैक्टर पे काम करता है। फिर रेजिस्टेंस टाइप, वर्टिकल रेजिस्टेंस टाइप 3 तरह की होती है, वर्टिकल रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एंड ससेप्टेबल रेजिस्टेंस। तो ये सारे रेजिस्टेंस भी काम करती है, कौन सी रेजिस्टेंस अगर हो तो किस प्रकार की डिजीजेस यहाँ पे नहीं लगती, ये सारे फैक्टर्स भी काम करता है। फिर ग्रोथ स्टेज, अंडरस्टैंडिंग हाउ द होस्ट रिस्पॉन्स टू पैथोजन एक्टिवली एट डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस। डिफरेंट प्लांट में जो सीडलिंग स्टेज होती है, सीडलिंग के बाद धीरे धीरे वो बढ़ती है, उसके बाद एक मैच्योर स्टेज आती है। तो कौन सी स्टेज में, फ्लावरिंग स्टेज या फिर फ्रूट स्टेज, कौन से स्टेज में पैथोजेंस ज़्यादा आक्रमण करते हैं, तो इसी को भी अंडरस्टैंड करना है, ये फैक्टर भी काम करता है। सम डिजीजेस में अफेक्ट सीडलिंग स्टेजेस में, कोई मैच्योर प्लांट को टारगेट करता है, कोई फ्लावरिंग स्टेज में लगता है, कोई पैथोजन फ्रूटिंग स्टेज में लगता है। तो ये डिफर करता है पैथोजन के ऊपर और प्लांट की ग्रोथ स्टेज के ऊपर। फिर प्लांट डेंसिटी, डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ host plants within the area, high density population of susceptible varieties can lead to rapid epidemic। इसलिए बोलते हैं क्रॉप लैंड में एक स्पेसिफिक प्लांट पॉपुलेशन को मेंटेन करना है। स्पेसिफिक प्लांट पॉपुलेशन जो भी रिकमेंड किया गया है, उससे ज़्यादा अगर आप प्लांट पॉपुलेशन करेंगे तो डेफिनेटली अगर कोई डिजीजेस के लिए ससेप्टेबल होस्ट होगा तो पैथोजन को अच्छा हो जाएगा ना, उसके लिए खाना बहुत ज़्यादा मिल गया, उसके जितने चाहिए उससे ज़्यादा मिल गया, तो क्या होगा, बहुत सारे आकर कीड़े लग जाएंगे, डिजीजेस लग जाएंगे। तो ये होता है प्लांट डेंसिटी, इसलिए रिकमेंड किया जाता है मेंटेन करने के लिए, ऑप्टिमम मेंटेन करने के लिए। फिर टाइप ऑफ क्रॉप्स, कुछ एनुअल क्रॉप्स होते हैं, कॉर्न, वेजिटेबल, राइस, कॉटन, उसमें कुछ पैथोजेंस लगते हैं। पेरिनियल क्रॉप्स में भी डिफरेंट पैथोजेंस लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी, टाइप्स ऑफ क्रॉप भी फैक्टर मायने रखता है। फिर एज ऑफ द होस्ट प्लांट, कि एज ऑफ द होस्ट प्लांट एट टाइम ऑफ पैथोजन अराइवल में अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शन एंड द एपिडेमिक। मतलब पैथोजन जब आउटब्रेक करता है, जब आता है पैथोजन, तब क्रॉप की क्या एज हुआ है, मतलब जो टाइमिंग कौन सी टाइम हुआ है, कितने दिनों तक प्लांट रहा है, ये भी मैटर वैरी करता है होस्ट जो पैथोजन आउटब्रेक के लिए, ठीक है। फिर सेकंड जो फैक्टर है वो है पैथोजन फैक्टर। पैथोजन फैक्टर में पहले तो इनोकुलम, मतलब वो जो पैथोजन है, वायरस है, बैक्टीरिया है या भी कोई भी पैथोजन, इंसेक्ट भी हो सकता है,
वो किस तरह की कंडीशन में इनोकुलेट करता है, जैसे कि एयर पे इनोकुलेट करता है या फिर सॉइल में करता है या फिर कौन सी प्लांटिंग मटेरियल में करता है, ये डिपेंड करता है। तो उसी हिसाब से वो अपनी वायरुलेंट स्टेज दिखाता है। पहले उसके बाद है स्पोर लाइफ साइकिल। फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स है जो कि स्पोर की लाइफ साइकिल में भी इफेक्ट डालता है, जैसे कि स्पोर जर्मिनेशन में उसका अगर फेवरेबल कंडीशन हो गया तो वो ज़्यादा आउटब्रेक करेगी। इन्फेक्शन प्रोसेस उसकी होती है, हर एक डिफरेंट पैथोजन की इन्फेक्शन प्रोसेस डिफरेंट होती है, अगर वो भी फेवरेबल कंडीशन हो गया। इंक्यूबेशन पीरियड के टाइम पे अगर फेवरेबल कंडीशन क्रिएट होता है, स्पोर प्रोडक्शन और रीडिस्पर्सल जो डिस्पर्स होता है उसके टाइमिंग में भी जब अगर फेवरेबल कंडीशन क्रिएट होती है तो वो भी वायरुलेंट स्टेज में आ जाती है। फिर पैथोजन लाइफ साइकिल, द प्रेजेंस ऑफ पेरिनियल स्टेज इन द पैथोजेंस लाइफ साइकिल, और ये सारी चीज़ें हो मिलकर पैथोजन फैक्टर को डिफाइन करते हैं। फिर आता है एनवायरमेंटल फैक्टर। वो एक बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है, क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशंस ही काफ़ी हद तक हमें जो पैथोजन को की वायरुलेंट स्टेज को डिफाइन करता है, पैथोजन को आउटब्रेक करने में मदद करता है। जैसे कि टेम्परेचर लेवल्स को कभी कभी होता है डिजीज आउटब्रेक हाई टेम्परेचर में ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी लो टेम्परेचर में, जैसे कि कोविड वाला जो सिचुएशन होता है, जो गले में मैं ऐसे ही बता रही हूँ हिमान के लिए, एक एग्जाम्पल के लिए, हमारे गले में जो श्वास रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो ये जो महीना होता है सर्दी के महीने में ज़्यादातर होता है। तो ये टेम्परेचर फैक्टर काम करता है पैथोजन वायरुलेंस के लिए। ह्यूमिडिटी लेवल्स भी काम करता है, लाइट इंटेंसिटी, ज़्यादा लाइट में क्या क्या बढ़ता है, अगर कम लाइट हो गया तो कौन सी डिजीज आउटब्रेक होती है। विंड स्पीड भी काम करता है। सॉइल पीएच, सॉइल की पीएच भी अगर जो भी क्रॉप के लिए रिकमेंड किया जाता है उससे ऊपर नीचे हो जाए तो भी डिजीज आउटब्रेक होती है। सॉइल की स्ट्रक्चर भी काम करता है, और होस्ट प्लांट न्यूट्रिशन भी काफ़ी हद तक ये मदद करता है डिजीज आउटब्रेक में। अदर फैक्टर्स में हर्बिसाइड, अगर हम ज़्यादा हर्बिसाइड डाल देते हैं ना तो रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक से पर्टिकुलर हर्बिसाइड हम अगर नहीं डालेंगे और हायर डोज में डालेंगे या फिर लोअर डोज में डालेंगे, वो भी डिजीज आउटब्रेक के लिए काम करता है। एयर पॉल्यूटेंट्स भी कभी कभी मददगार हो जाती है डिजीज आउटब्रेक के लिए। पहले नेक्स्ट जो आता है सबसे लास्ट फैक्टर, वो है ह्यूमन मेडिएटेड फैक्टर्स। इसमें साइट सिलेक्शन, प्रिपरेशन, हम अगर एक क्रॉप की साइट सिलेक्शन ठीक से ना करें, जो भी लैंड पे या फिर जो भी सॉइल पे वो क्रॉप उगने वाला है, अगर हम डिफरेंट साइट या लोकेशन चूज करते हैं, प्रिपरेशन भी जो भी होना चाहिए क्रॉप की हम वो ना कर डिफरेंट प्रिपरेशन करते हैं, तो भी कहीं ना कहीं डिजीज आउटब्रेक हो जाती है। सिलेक्शन ऑफ प्रोपागेटिव मटेरियल, प्रोपागेटिव मटेरियल को सिलेक्ट करने के लिए हमें काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। एक हेल्दी प्रोपागेटिंग मटेरियल लेना होगा, उसको ठीक से स्टेरिलाइज करना होगा, फिर उसको जाकर प्लांटिंग वगैरह में ध्यान देना होगा। हर एक चीज़ में हमें हाइजीनिक मेंटेन करनी होगी। अगर हम ना करें कहीं पे चूके तो डेफिनेटली डिजीज आउटब्रेक बनता है। फिर कल्चरल प्रैक्टिसेस, डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस जो भी हमारा है, प्लाविंग हो गया या फिर सन ड्राइंग हो गया, मल्चिंग या फिर टिलेज, जो भी हम कल्चरल प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हैं, अगर हमें उसे ठीक तरीके से ना करें तो भी कहीं ना कहीं डिजीज आउटब्रेक होती है। फिर डिजीज कंट्रोल मेजर्स, कंट्रोल मेजर में हम अगर हर एक बार सिर्फ केमिकल पेस्टिसाइड केमिकल यूज़ कर रहे हैं तो एक टाइम के बाद ना, हाँ, सब कुछ डिजीज रेजिस्टेंट बन जाएगी। तो हमें काफ़ी बार नेचुरल तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से भी कंट्रोल मेजर के लिए इसी वजह से ध्यान देना होगा, जिसके वजह से जो होता है आईपीएम आईडीएम मेजर्स, हमें इसे भी इंक्लूड करना होता है। अगर हम सिर्फ केमिकल के ऊपर जाएंगे तो एक वक्त पे वो भी काम नहीं करेगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पैथोजन, कभी कभी हम न्यू पैथोजन का भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं बाय नोइंगली और अननोइंगली, तो जिसके वजह से क्या होता है, डिजीज आउटब्रेक एक नई तरीके से और एक बहुत बहुत मतलब सिवियर तरीके से आउटब्रेक होती है। ठीक है, तो अभी हम मेन मुद्दे पर आएंगे, जो है एक सक्सेसफुल डिजीज फोरकास्ट करने के लिए की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या चीज़ें हम नीड करते हैं एक सक्सेसफुल डिजीज फोरकास्टिंग करने के लिए। देखिए, डिजीज फोरकास्टिंग सिर्फ इतना नहीं कि हमें इस सीजन पे डिजीज आउटब्रेक होने वाला है इसके बारे में हम फोरकास्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है आप डिजीज के बारे में फोरकास्ट करोगे, उसके बाद डिजीज का वो कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कितना कॉस्ट इफेक्टिव होगा ये डिजीज कंट्रोल मेजर्स, और इसकी सीजनल वेरिएशन भी हमें देखेंगे। आप जो फोरकास्ट कर रहे हैं वो कितना साइंटिफिकली ट्रू है, इसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। और इसको किस किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है बहुत कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से ही, हर एक चीज़ डिजीज़ फोरकास्ट में आती है।
ठीक है। तो पहले है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। अगर आप एक फोरकास्ट कर रहे हो डिजीज़ की, आपको पहले ये देखना होगा कितना सिग्निफिकेंट डैमेज करेगी वो, अगर कोई डिजीज़ आता है, आउटब्रेक करती है तो कितना सिग्निफिकेंट डैमेज करेगी क्रॉप की, कितना यील्ड लॉस होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी लॉस होगी। ये सारी चीज़ अगर सीवियर हो रही है, अगर थोड़ा बहुत हो रहा है तो हमें डिजीज़ फोरकास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक सिग्निफिकेंट वे में लॉसेस हो रही है, आपको अंदाज़ा प्रेडिक्शन आ रहा है, आप देख पा रहे हो कि ये डिजीज़ आउटब्रेक बहुत बड़ी होने वाली है, लॉसेस बहुत बड़ी होने वाली है, या फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ख़राब होने वाली है, तो ही आपको डिजीज़ फोरकास्ट करनी है। ठीक है, फर्स्ट बात तो ये है। सेकंड है कॉस्ट इफेक्टिव कंट्रोल मेजर। जो भी कंट्रोल मेजर्स होगा, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कितना कॉस्ट इफेक्टिव होगा। जो भी फार्मर इसको अप्लाई करेगा, डिजीज कंट्रोल मेजर्स जो भी प्रेडिक्ट किया गया है, रिकमेंड किया गया है, तो ये कितना हद तक मतलब इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, कहीं ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा फार्मर के ऊपर। ये बात को ध्यान देना होगा। फिर सीजनल वेरिएशन, ये देखना होगा कि सीजन में कितना वायरुलेंट होता है, टाइमिंग, कौन सी टाइमिंग में इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, सब्सिक्वेंट धीरे धीरे उसकी टाइमिंग में अगर टाइमिंग बढ़ता है तो उसकी प्रोग्रेशन कितना ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। ये सीजनल वेरिएशन को भी आपको फोरकास्ट करना होगा। फिर साइंटिफिक बेसिस, आप जितना भी प्रेडिक्शन किए हो, आप उसके ऊपर कितना इन्वेस्टिगेशन किए हो, कितना रिसर्च किए हो। आप सिर्फ थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से इसको फोरकास्ट कर रहे हो, या फिर फील्ड में भी आप जाके इन्वेस्ट करके, कंडक्ट करके, वो जो वर्कशॉप होता है, कंडक्ट करके आपने देखा है कि नहीं, इस तरह की पैटर्न प्रैक्टिकली वे में आप कितना चीज़ों को देख चुके हो, रिसर्च कर चुके हो। अगर प्रैक्टिकली आपको लगता है फील्ड में जाकर कि नहीं, एक्चुअली में इतना लॉसेस होगा, तो ही आपको डिजीज फोरकास्ट करना है। सिर्फ प्रैक्टिकल वे में सब कुछ नहीं, सॉरी, थियोरिटिकल वे में सब कुछ नहीं होता, आपको प्रैक्टिकली भी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना होता है। फिर एक होता है फिफ्थ में रिसोर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ग्रो, आपको ये भी देखना है जो भी आप रिकमेंड कर रहे हो डिजीज फोरकास्ट में, जो भी मेजर्स हो गया, जो कुछ भी, उसमें सफिशिएंट मैन पावर एक ग्रोवर के पास कितने होने वाला है, कितने मैन पावर चाहिए, कितने इक्विपमेंट चाहिए मेज कंट्रोल करने के लिए। और डिजीज़ को व्हेन डिजीज़ वार्निंग्स आर इशूड, अगर डिजीज़ आउटब्रेक बहुत सीवियर हो जाएगी तो कितने हद तक लोग लग सकते हैं एक फील्ड में, या फिर कितने इक्विपमेंट चाहिए होगा, वो सब कुछ आपको डिजीज़ फोरकास्ट करनी है। ठीक है। अब दोस्तों हम देखेंगे कुछ मेथड्स जो कि डिजीज़ फोरकास्टिंग में यूज होता है। पहले तो डिजीज़ फोरकास्ट के लिए हमें कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स को यूज़ करना होता है, जो कि फील्ड ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड, फिर ऑब्जर्वेशन करके हमें फोरकास्ट करना है, वेदर डाटा भी कलेक्शन करना है, क्योंकि इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स काम करते हैं काफ़ी। और उसके बाद कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स, बहुत सारे वेरिएबल्स जो कि हमने पढ़े, बहुत सारे फैक्टर्स, उसके बीच में जो कोरिलेशन हमें उसको तैयार करके एक डिजीज फोरकास्ट तैयार करना होता है। तो कुछ मेथड्स को हम पढ़ेंगे, जैसे कि फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन प्राइमरी इनोकुलम। प्राइमरी इनोकुलम मतलब जो भी पैथोजेंस बढ़ रहे हैं वो कौन सी जगह पे इनोकुलेट करते हैं, जैसे कि एयर, सॉयल या फिर प्लांटिंग मटेरियल। इसको हमें स्टडी करना होता है, उनकी प्रेजेंस को डिटरमाइन करना होता है, डेंसिटी, कितने डेंसिटी में लगे हैं, वायबल और प्राइमरी इनोकुलम कितना वायबल है, कौन सी इनोकुलम में वो वायबल ज़्यादा है, इसको हमें स्टडी करना होता है। बहुत सारे डिवाइस होते हैं जैसे कि स्पोर ट्रैप्स होते हैं, आर यूज टू असेस द ऑकरेंस ऑफ वायबल स्पोर्स और प्रोपागल इन द एयर। एयर में कौन सी इनोकुलम, कितने स्पोर होते हैं पैथोजेन की वायबल स्पोर्स, इसको स्पोर ट्रैप पे मेजर किया जाता है। उसी तरह सॉइल बॉर्न डिजीजेस के लिए हमें मोनोकल्चर मेथड की यूज़ करना पड़ता है, जहाँ पे प्राइमरी इनोकुलम सॉइल में कितने प्रेजेंट है इसका पता चल जाता है। फिर सीड टेस्टिंग मेथड, अगर सीड में हम देखेंगे सीड लॉट में कितना पैथोजेंस प्रेजेंट है, जो भी सीड है हमें उसको प्लांट में, अभी तक हमने उनको सोइंग नहीं किया है बट वो प्रिपेयर कर रहे हैं सीड लॉट, उसमें जो सीड टेस्टिंग मेथड, हम डिफरेंट सीड टेस्टिंग मेथड होता है उसको यूज़ करके देखते हैं कितने वहाँ पे पैथोजेंस प्रेजेंट है, तो ये मेथड में हम यूज़ करते हैं। फिर वेदर कंडीशन को ऑब्जर्व करके हम फोरकास्टिंग करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, लाइट, विंड वेलोसिटी, और ड्यूरिंग क्रॉप सीजन में कितने कितने, कौन सी क्रॉप सीजन में कितना रिकमेंडेड है और अभी कितना प्रेजेंट सिचुएशन है इसको, और इंटर क्रॉप सीजन में कितना सिचुएशन क्या है वेदर की, इस डाटा को भी हम रिकॉर्ड करके फोरकास्ट करते हैं। फिर फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन को रिलेटिव इंफॉर्मेशन, मतलब हम जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम सेवरल ईयर्स, ये सिर्फ फोरकास्टिंग एक ईयर में नहीं होता,
डिफरेंट ईयर टू ईयर हमें डाटा कलेक्ट करना होगा और हर एक ईयर में इसको कलेक्ट करके को रिलेशन उनको बनाना होगा, उनके बीच में क्या रिलेशन है, किस तरह की पैटर्न में चीज़ें चल रहा है, इसको देख के हमें डिजीज इंटेंसिटी का डेवलप पता चलता है और हम उसके साथ फोरकास्ट भी कर सकते हैं, डिजीज फोरकास्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मान के चलिए, द रिलेशनशिप बिटवीन डिजीज ऑब्जर्वेशन एंड स्टैंडर्ड मेट्रोलॉजिकल डाटा, इसको यूज़ किया जाता है टू फोरकास्ट डिजीज सच एज सेप्टोरिया, लिप ब्लॉच ऑफ व्हीट, फायर फ्लाइट ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड बार्ली पाउडर मिल्ड्यू, ये सबको हमें इस रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करके पता चलता है। फिर और एक चीज़ होता है फोरकास्टिंग मेथड में सबसे ज़्यादा आजकल यूज हो रहा है, वो है कंप्यूटर्स। डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स, बहुत एडवांस जो कंट्रीज़ है लाइक यूएसए, यूके, ये सब क्या करते हैं, डिफरेंट एडवांस कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स को यूज़ करते हैं फोरकास्टिंग के लिए, और ये भी बहुत ही क्विकली रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है और बहुत एक्यूरेटली प्रोवाइड करती है डिजीज को प्रेडिक्ट करने में। एग्जाम्पल जैसे है ब्लाइट कास्ट प्रोग्राम एक है जिसको यूज़ करके पोटैटो लेट ब्लाइट जो यूएस में फोरकास्ट किया जाता है, और इसमें सिर्फ आपको एनवायरमेंटल डाटा को इनपुट करना है फोरकास्ट करने के लिए। ठीक है, ये सारे मेथड्स यूज होते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसमें फोरकास्टिंग मेथड बहुत यूज होता है। पहले तो अर्ली एंड लेट लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंडनट, जो कि यूएस में फोरकास्ट किया गया है। जब ग्राउंडनट फोलिएज रिमेन्स वेट रहता है फॉर ए पीरियड ग्रेटर दैन और इक्वल टू 10 आवर से ज़्यादा अगर ग्राउंडनट की फोलिएज वेट रहता है और मिनिमम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस हो गया या फिर हायर हो गया, मिनिमम टेम्परेचर उसका जो मेंटेन करना होता है वो है 21 डिग्री सेल्सियस, अगर उससे ज़्यादा हो जाता है फॉर 2 कंसेक्यूटिव डेज और नाइट, तो डिजीज फोरकास्ट डेवलपमेंट किया जा सकता है। बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम जो हमने पढ़ा पिछले स्लाइड में, ब्लिस्टर ब्लाइट मतलब जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उसको भी यूज़ करके यूएस में ये सारे एक्यूरेटली डिजीज फोरकास्ट किया जाता है। फिर ब्लिस्टर ब्लाइट ऑफ टी, ए सिस्टम ऑफ प्रेडिक्टिंग एपिडेमिक ऑफ ब्लिस्टर ब्लाइट ऑफ टी, इसको भी ईस्ट जिसको फोरकास्ट किया जाता है, हैज बीन डेवलप्ड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्पोर्स इन द एयर, एयर में कितने स्पोर्स हैं इन द टी प्लांटेशन, जहाँ पे टी प्लांटेशन होता है, एंड ड्यूरेशन ऑफ सरफेस वेटनेस ऑन द लीव्स, लीव्स में कितना सरफेस वेटनेस रहता है, इसको भी ऑब्जर्व करके ये डिजीज को फोरकास्ट किया जाता है। फिर और एक है साउदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट, एपी में एक डिजीज फोरकास्टिंग के सिस्टम है साउदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट को, जो डिजीज है इसको पकड़ने के लिए बेस्ड ऑन कॉन्सेप्चुअल मेथड, कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इसको किया जाता है। इंडिया में राइस ब्लास्ट डिजीज के लिए भी डिजीज फोरकास्ट किया जाता है, इज डन बाय को रिलेटिव इन्फॉर्मेशन मेथड। हमने पढ़ा जो भी इन्फॉर्मेशन मेथड पहले से ही, उसमें को रिलेटिव इन्फॉर्मेशन मेथड को यूज़ किया जाता है राइस ब्लास्ट के लिए। इट इज़ प्रेडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम नाइट टेम्परेचर, अगर 22-26 डिग्री सेल्सियस उसके अंदर रहना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा हो गया या फिर कम हो गया, इन एसोसिएशन विथ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 90% से अगर ज़्यादा हो गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो हमें डिजीज फोरकास्ट करनी होगी। कंप्यूटर बेस्ड फोरकास्टिंग सिस्टम भी डेवलप किया गया है राइस ब्लास्ट ऑफ इंडिया को, मतलब इंडिया में राइस ब्लास्ट डिजीज को फोरकास्ट करने के लिए। फिर एक है वेट स्टेम रॉस्ट, जो कि गेहूं में लगता है ज़्यादातर। फोरकास्टिंग वेट स्टेम रॉस्ट एपिडेमिक इज डन बाय एनालाइजिंग द रेन सैंपल्स व्हिच गिव प्रिसाइज डाटा फॉर इनोकुलम प्रेजेंट इन द एयर। रेन सैंपल को कलेक्ट करके हम देख सकते हैं जो एयर में कितना इनोकुलम प्रेजेंट है इसका। सेवरल विंड ट्रैजेक्टर्स आर ऑल्सो प्रिपेयर टू सर्वे एयरबोर्न प्राइमरी इनोकुलम एंड इज डिस्पोजिशन। बहुत सारे विंड ट्रैजेक्टर्स भी इम्प्लीमेंट किया गया है और लगे हैं जगह जगह पर एयरबोर्न प्राइमरी इनोकुलम को पकड़ने के लिए, मतलब स्टडी करने के लिए इसको। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट प्राइमरी इनोकुलम कम्स फ्रॉम साउथ इंडिया टू द प्लेन्स ऑफ सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया। इसके ऑब्जर्वेशन पर ये स्टडी किया गया है, मतलब साउथ इंडिया से, हमारे जो इंडिया है स्ट्रक्चर, साउथ इंडिया से सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया तक के ट्रैवल करते हैं ये स्पोर एयर से। ठीक है, इसको देखा गया है। फिर लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इन द यूएसए, यूएसए में इस सारी चीज़ों के बारे में तो हमने पढ़ा, किस तरह से आपने पढ़ लेना ये सबको। ठीक है, ये ब्लाइट क्लास्ट के प्रोग्राम के माध्यम से इसको देखा जाता है कि किस तरह से, ये बहुत डिटेल्स में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग आराम से पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। फिर जो लास्ट है एक ब्राउन स्ट्राइप डाउनी मिल्ड्यू ऑफ कॉर्न, जो कि कॉर्न में लगता है ये डिजीज, इसको फोरकास्ट किया जाता है। कॉर्न विच इज रेस्ट्रिक्टेड टू इंडिया, ये ओनली इंडिया में रेस्ट्रिक्टेड है, इंडिया में ज़्यादा लगता है। इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज रेनफॉल, रेनफॉल के पैटर्न को स्टडी करके हम इसको जान सकते हैं
और अकम्पनीड बाय लो टेम्परेचर। अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा लेस टेम्परेचर रहता है तो हमें फोरकास्ट करना होता है। स्पोर ट्रैपिंग टेक्निक इसमें यूज होता है और बायोलॉजिकल डाटा फॉर कॉन्जिक्यूटिव फोरकास्टिंग मॉडल्स आर इंपॉर्टेंट। स्पोर ट्रैप्स मेथड आर वाइडली यूज टू कंप्लीट डिजीज विथ वेदर कंडीशन। इस मेथड को यूज़ करके हम वेदर कंडीशन से भी इसको कंप्लीट करके, मतलब वेदर कंडीशन के साथ इसको स्टडी करके हम डिजीज फोरकास्ट करते हैं। दिस हेल्प्स इन डेवलपिंग मॉडल्स ऑन डिस्पर्सल ऑफ पैथोजेंस और एपिडेमियोलॉजी ऑफ द डिजीज एंड फॉर्मुलेट मेथड्स टू मैनेज। ये सारे चीज़ों को यूज़ करके ये डिजीज फोरकास्ट भी करते हैं और इसको कैसे मेजर्स किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, उसके ऊपर भी मेजर्स भी रिकमेंड करते हैं। तो ये था हमारा टोटल टॉपिक। कैसा लगा? बहुत अच्छे तरीके से हमने बहुत ही डिटेल्स में कंप्लीट कर दिया है। तो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।